हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर से हम बात करेंगे कुछ सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आपने देखा है, मैंने जो बताने की कोशिश की है, यानी कि प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला आज जो सिद्धांत होगा, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, यानी कि सबसीक्वेंस थ्योरी के बारे में जानेंगे। लैगून का निर्माण कैसा होता है, बैरियर रीफ कैसे बनती है, एटॉल कैसे बनता है, उसके बारे में जानेंगे। उनके सिद्धांत पूछ लिया था, कब आया था, और इससे रिलेटेड कौन कौन से ज्योग्राफर्स हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो डार्विन का अवतरण सिद्धांत है, यानी कि सबसीक्वेंस थ्योरी जो कि डार्विन की है, वो कोरल रीफ से रिलेटेड है। मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये भी प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये भी प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। 3 ही होंगे, 4 कोई और, चौथा कोई और होगा। जैसे प्रॉट का दे सकता है, एरी का दे सकता है, कैनाल थ्योरी वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये सभी प्रवाल भित्ति से की उत्पत्ति से संबंधित हैं। देख लेते हैं सबसे पहले इनकी डार्विन का अवतरण सिद्धांत। मैं कोशिश करूंगा कल मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत कराने की। आज जो सिद्धांत है, आज सबसे पहले इसको देखते हैं। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, यानी कि सबसीक्वेंस थ्योरी, जो कि 1837 में आई थी। और इसमें करेक्शन पूछा जाएगा, यानी सुधार कब हुआ था, करेक्शन तो 1842 में हुआ था। 1842, 1837 ये पूछा जा सकता है कि इनका जो संशोधन हुआ था, कोर्ट के माध्यम से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत कब आया था। तो 1837 में आया था, और इसमें जो करेक्शन हुआ था 5 साल बाद, यानी कि 1842 में हुआ था। देखते हैं, प्रवाल द्वीप कोरल पोलिप महासागरों में मिलने वाले एक समुद्री एलिमीन है। पूछा जाएगा प्रवाल भित्ति या कोरल पोलिप क्या है, तो ये महासागरों में यानी समुद्र में मिलने वाले एक एलिमीन है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिनके शरीर के ऊपर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट पूछा जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताइए। तो CaCO3, क्योंकि फार्मूला ही पूछ सकता है, क्वेश्चन नहीं तो बनाना है उनको। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है। यह कवच होता है, कवच चढ़ा होता है। इस कवच में रंध्र होते हैं, यानी छोटे छोटे इस तरह से रंध्र बने होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये भोजन अपना चूसक, यानी चूसक के माध्यम से यहाँ से इनके स्पर्शक अथवा चूसक बाहर निकले होते हैं, यानी कि वो अपना बाहर निकले होते हैं। तभी तो फ्रेंड्स इनके लिए ना तो ज़्यादा स्वच्छ जल होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्वच्छ जल होगा तो जो कीट होते हैं वो इनको खाने को नहीं मिलेंगे, और अगर ज़्यादा गंदा वाटर होगा तो क्या होगा, उससे जो इनके चूसक होते हैं, यानी कि इनके जो रंध्र होते हैं, ये भर जाएंगे, यानी कि जो इनकी जो गंदी मिट्टी हो, गाद होगी, जिससे क्या होता है, इनके रंध्र भर जाएंगे, जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ना तो ज़्यादा स्वच्छ जल होना चाहिए, ना ज़्यादा ही गंदा होना चाहिए। इन चूसकों, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अथवा चूसक बाहर निकले होते हैं, एक मिनट, और इनके चूसकों से यह भोजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, ये फ्रेंड्स कूट के माध्यम से या आपको डायरेक्ट दे दी जाएंगे। इनमें से कौन इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कौन कौन सी अनुकूल दशाएं इनके लिए होनी चाहिए, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी भाषा में मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। इन चूसकों से यह भोजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, इनके विकास के लिए कई अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। जैसा कि सबसे पहला ये दशाएं पूछी जा सकती हैं, तो कौन सी इनके लिए अनुकूल दशाएं हैं और कौन सी इनके लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं। तो इनके विकास के लिए महासागरों का जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, औसत तापमान होना चाहिए, 21 से 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर नए तरीके से अगर पूछ ले कि कितने तापमान तक यह जीवित रह सकती हैं अपने आप को, कहते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो प्रवाल है, कोरल रीफ है, कितने टेम्परेचर तक अपने आप को जीवित रख सकती है। तो 27 डिग्री तक, 27 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने आप को जीवित रख सकती है। इसके बाद में ये नहीं पनप सकते, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पूछा जा सकता है क्या इतने तापमान तक अपने आप को बनाए रख सकते हैं ये, तो बिल्कुल 27 डिग्री तक अपने आप को बनाए रखते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा इनके विकास के लिए महासागरीय जल की औसत लवणता, यानी कि जो एवरेज सैलिनिटी है, 27 से 30 प्रति हजार, यानी कि PPT
पर प्रति पार्ट 1000 PPT ये पूछा जा सकता है। इसका ये सिंबल होता है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा सकता है। तो इनके लिए कितनी एवरेज सैलिनिटी होनी चाहिए? तो 27 से 30 प्रति 1000 इनकी सैलिनिटी होनी चाहिए। ये कोड के माध्यम से फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। इनके विकास के लिए महासागरीय जल ना तो अधिक स्वच्छ हो और ना अधिक गंदा हो। जैसा कि मैंने ये बताया था कि इनके विकास के लिए ना तो जल अधिक स्वच्छ होना चाहिए, अगर ज़्यादा स्वच्छ होगा तो इनके अंदर जो खाने पीने के कीट होते हैं वो इनको नहीं मिलेंगे, जिनसे इनकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर ज़्यादा गंदा जल होगा तो जो इसमें रेत होती है, मिट्टी गाद होती है, उनके जो चूसक जो रंध्र होते हैं, इस तरह से रंध्र होते हैं, उसमें भर जाएगी, जिससे कि इनका मुंह बंद हो जाएगा और इससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है, ना तो ज़्यादा साफ और ना ज़्यादा गंदा होना चाहिए। इनके विकास के लिए 30 फैथम की गहराई में डूबा हुआ एक कैनियन अंतः समुद्री चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स ये, क्योंकि आप अगर चाहें इसको डार्विन को ले लें, चाहे मर्रे ले लें, चाहे डेली का अवतरण यानी कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को ले लें, सभी जो बताएंगे 30 फैथम की गहराई को ही बताएंगे कि इतनी गहराई पर ही जो है ये है पनप सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कोड के माध्यम से कितनी गहराई इसके लिए सूटेबल है। तो 30 फैथम की गहराई में डूबा हुआ एक समुद्री कैनियन यानी चबूतरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कोई जलमग्न द्वीप अथवा तट रेखा हो सकता है। एक मिनट आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है फ्रेंड्स ये, और कई बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट कोड के माध्यम से भी और डायरेक्टली भी पूछा जाएगा। एक फैथम बराबर कितने होता है? तो 6 फीट होता है। ये आप जब ज्योग्राफी का, एक मिनट फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, थोड़ा ब्लर हो गया था, पूछा जा सकता है इसके लिए जो आप ज्योग्राफिक टेक्निक है उसमें अगर 9 यूनिट आप उसमें पढ़ेंगे तो फिट है, फिट भी है फ्रेंड्स, फरलांग है, जैसे कि 1 मील बराबर, ऐसे पूछा जा सकता है 1 मील बराबर 8 फरलांग, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या पूछा जाए। यानी कि 1 मील बराबर 8 फरलांग, 1 फरलांग बराबर 220 यार्ड, ये भी पूछा जा सकता है। 220 यार्ड होते हैं। पूछा जाएगा 1 यार्ड बराबर, यानी 1 यार्ड बराबर क्या होता है फ्रेंड? 3 फीट होता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर पूछा जाएगा 1 फुट बराबर यानी कि 12 इंच, ये इंच का होता है सिंबल, यानी ऐसे लिख सकते हैं इंच। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, मैंने बताने की कोशिश की है, आ गया याद। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक समय होता है तटीय प्रवाल भित्ति। एक समय एक तट कुछ इतना निकला हुआ होता है, एक समय के बाद इतना अंदर डूब जाता है, एक समय के बाद और अंदर चला जाता है, और एक समय के बाद काफ़ी अंदर तक चला जाता है। ये जैसे जैसे समय बदलता जाता है अपने आप को अवतलन इनका क्या होता है, सबसिक्वेंस क्या होता है, होने लगता है। ये बताने की कोशिश की थी डार्विन ने कि एक समय ऐसा होता है कि अपने आप को जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक समय के बाद अवतलन इनका होता रहता है। सबसे पहले अगर प्रवाल भित्ति बनेंगी तट पर बनेंगी, यानी तटीय प्रवाल भित्ति, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तटीय यानी कोस्टल जो रीफ है वो बनेगी, उसके बाद अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी कुछ इस तरह से अवरोधक बन जाएंगे। फिर क्या होगा, एटॉल बन जाएंगे। एटॉल मतलब ये इस तरह से ये एटॉल बन जाएंगे। फिर जब ये पूरा गायब हो जाएगा तो ये इस तरह से होकर के इस तरह से एक लेगून बन जाएगा, जिसका क्रम मैंने आगे लिखा है, अभी देख लेते हैं। फिर पूछा जाएगा इनका, जैसे मैंने लिखा था अभी, मैंने दोबारा लिख दिया है ये, मैंने ये अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1837 में किया, बिल्कुल, जिसका पुनः संशोधन 1842 में 5 साल बाद इन्होंने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आ सकता है। डार्विन के अनुसार प्रवाल कीटों का विकास स्थल खंड के अवतलन के कारण होता है। जैसे मैंने बताया कि एक समय के बाद जो स्थल खंड होते हैं उनका अवतलन, यानी अवतलन का मतलब होता है, एक होता है उत्तल का मतलब होता है ये ऊपर, एक होता है अवतल, अब का मतलब होता है नीचे, तल माने तल, ये इस तरह से, अब माने नीचे, तल माने तल, अवतल नीचे की ओर तल, उत्तल माने ऊपर की ओर, अपलिफ्ट, कॉन्वेक्स कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इनके कीटों का विकास स्थल खंड के अवतलन के कारण होता है। इनके अनुसार
इनके अनुसार प्रवाल कीट सर्वप्रथम 30 फैथम की गहराई में स्थित होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, किसी अंतः समुद्री चबूतरे पर। जैसे मैंने अभी ये दिखाया था कि एक चबूतरा होगा जो कि छिछले जलीय भाग में विकसित होते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जो होता है प्रकाश होता है वो अंदर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि कम जितने पर प्रकाश पहुंच पाता है 30 फैथम की गहराई कह सकते हैं, या 200 मीटर या 180 फीट कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 6 फीट होते हैं, तो 180 फीट या 200 फीट की गहराई तक ही क्या होता है प्रकाश जो पहुंच पाता है, जिससे कि छिछले जलीय भाग में विकसित होते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। इनके अनुसार छिछले चबूतरे पर प्रवाल द्वीप पहले तट के निकट का भोजन समाप्त करते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज़ होगी तो तट के जितनी हमारे पास होगी उसको लेंगे, बिल्कुल तट के पास का ख़त्म करेंगे, फिर क्या होगा, इसलिए सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति का ही विकास होता है, क्योंकि सबसे पहले तट का भोजन खाएंगे, उसको खाने के बाद क्या होता है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति के विकसित होने के बाद स्थल खंड का अवतलन हो जाता है, यानी जो स्थल खंड था उसका अवतलन हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, जिससे प्रवाल की गहराई में वृद्धि होने से डूबकर, आगे देखिए फ्रेंड्स, डूबकर मर जाते हैं। एक समय आता है क्या होता है मर जाते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। शेष बचे हुए प्रवाल द्वीप पुनः 30 फैथम की गहराई में आकर, इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ याद नहीं रखना है, कितनी लवणता होती है, कितनी गहराई तक होते हैं और क्या क्या इनसे लैंडफॉर्म विकसित होते हैं, यही पूछा जाएगा। बाकी ये सब समझने के लिए है, यानी कि शेष बचे हुए प्रवाल द्वीप पुनः 30 फैथम की गहराई में आकर भोजन की तलाश में महासागर में तट से दूर ऊर्ध्वगामी, यानी कि ऊपर की ओर क्या करते हैं गति करते हैं। जब भोजन समाप्त हो जाता है नीचे, फिर ऊपर की ओर गति करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप तटीय प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, यानी कुछ इस तरह से अवरोधक जो है बनने लगते हैं। जब ये एक समय आएगा ये भी टूट जाएगा तो क्या होगा, फिर इस तरह से बन जाएगा, फिर ये भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो इस कुछ समय बाद लैगून इस तरह से बन जाएगा। ये इनका क्रम है, यानी सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनेगा, फिर बैरियर बनेगा, अवरोधक बनेगा, फिर एटोल बनेगा, एटोल मतलब इस तरह से घोड़े के नाल की तरह बनेगा, फिर एक समय आएगा कि लैगून बन जाएगा। ये इनका क्रम पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था पीजीटी में शायद। फिर हो जाएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति के निर्माण के बाद पुनः स्थलखंड का अवतलन हो जाता है। अब इस स्थलखंड के शीर्ष शिखर पर चारों ओर 30 फैथम की गहराई में प्रवाल द्वीप विकसित हो जाते हैं, यानी फिर एक समय के बाद फिर से प्रवाल जीवित होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। फिर क्या होता है, तभी तटीय भोजन की समाप्ति के बाद, यानी जब तट का भोजन समाप्त हो जाता है तो द्वीप ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। फिर से द्वीप क्या होता है ऊपर की ओर गति करने लगते हैं, तब 2 सींग का निर्माण होता है। इस तरह से 2 सींग का क्या होता है निर्माण होता है। ये कुछ चबूतरा है तो इस तरह से 2 सींग का निर्माण होता है। इस प्रकार अवरोधक प्रवाल भित्ति एटोल में क्या होती है परिवर्तित हो जाती है, यानी एक एटोल का निर्माण इस तरह से हो जाता है। फिर पूछा जाएगा, जब किसी जलमग्न द्वीप के चारों ओर एक वृत्ताकार रूप में प्रवाल कीटों का विकास होने लगता है, तब लैगून का निर्माण होता है। यानी पहले ये इस तरह से बने, ऐसे बने, फिर एटोल बना, फिर इसके बाद ये वाला भाग टूट गया, कट गया, तो फिर इसके बाद ये इस तरह से एक लैगून झील बन जाएगी। यही बताने की कोशिश की है। तो इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इनका क्रम लगाइए। तो सबसे पहले तटीय बनेंगे, तट के पास के बनेंगे, फिर बैरियर बनेंगे, यानी तट पर बनेंगे कोस्टल पर, फिर इस तरह से बैरियर बनेंगे, फिर एटोल बन जाएंगे, फिर एक तरह से लैगून बन जाएंगे। ये पूछा जा सकता है, यानी कि निष्कर्ष देख लेते हैं इनका। इस प्रकार डार्विन के अनुसार प्रवाल भित्तियों का विकास तटीय अवरोधक तथा एटोल तथा लैगून के क्रमिक अवस्था में होता है। यानी सबसे पहले प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, तटीय होता है, तट पर होता है, अवरोधक यानी कि बैरियर बनेंगे, फिर एटोल बनेंगे, फिर लैगून बनेंगे, यानी ये क्रमिक अवस्था में होता है। अंत में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में टीजीटी का आप हल करोगे तो वहाँ पर दिया था। तो ज्वालामुखी तो एक ऐसे ही इन्होंने डाल दिया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था। फिर देख लेते हैं इनकी आलोचना, क्योंकि कुछ काम सही होते हैं तो कुछ की आलोचना भी की जाती है। तो आगे देख लेते हैं। आलोचना में है, यदि इनके सिद्धांत को सही मान लिया जाए तो अब तक कई द्वीप जलमग्न हो गए होते। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इनके सिद्धांत को, अगर थ्योरी को सही मान लें तो बहुत सारे द्वीप क्या हो गए थे जलमग्न। जलमग्न का मतलब होता है डूब गए होते। डेविस ने अपने सिद्धांत में
उत्थान की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया है। यानी जो डेविस हैं उसने उत्थान की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया है, उन्होंने केवल इरोजन की ही बात की थी, यानी अपलिफ्ट की, इसको अपलिफ्ट कह सकते हैं, अपलिफ्ट होता है इसका मतलब, अपलिफ्ट की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया था, क्योंकि कोई भी चीज़ एक समय होता है, अपलिफ्ट भी होती है, उसका निमज्जन भी होता है, उन्मज्जन भी होता है, तो इसलिए इन्होंने उत्थान की बात नहीं की थी। क्योंकि 30 फैदम का छिछला जलीय भाग उत्थान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो छिछला जलीय भाग है अगर उत्थान होगा तो 30 फैदम का जो भाग है पुनः भी तो प्राप्त हो सकता है, ये इनकी आलोचना है। ऐसा थोड़ी एक बार बन गया तो ख़त्म हो जाएगा, ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी। डार्विन के अनुसार तटीय अवरोधक और एटाल प्रवाल भित्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती, यानी तटीय अवरोधक और एटाल प्रवाल भित्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती हैं, जबकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनका विकास एक साथ हुआ है। यानी इनका कहना ये था डार्विन का कि तटीय अवरोधक और एटाल प्रवाल भित्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती, और आलोचना में कहा गया है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनका विकास एक साथ हो सकता है। तो इनकी कुछ आलोचनाएं में थी फ्रेंड्स, तो ये मैंने बताने की कोशिश की अपनी लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्सिडी गैस थ्योरी, अवतरण सिद्धांत किसका है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका अवतरण सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1837 में दिया गया था। पूछा जाएगा डार्विन की जो अवतरण सिद्धांत है, सब्सिडी गैस थ्योरी है, इसमें सुधार यानी करेक्शन कब हुआ था, तो 1842 में हुआ था। इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है नेचुरल सिलेक्शन, ये मैंने लिखी नहीं है इसमें, मैंने खाली ये बनाने की कोशिश की है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स ये, इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो, जिससे कि मैं कल मर्रे का स्थिरस्थल सिद्धांत है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, अब रोज़ एक सिद्धांत में बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।